जय हिंद। हम क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है, लेकिन लेक्चर जो है ये 13वां लेक्चर है लगभग। तो हम इसमें आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसको बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम आपको बताए थे कि अगर दो आवेश हों, परिमाण में समान हों लेकिन प्रकृति में विपरीत हों और अत्यल्प दूरी पर रखे गए हों तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। इसका मतलब क्या? तो दो आवेश, मान लीजिए एक 10 कूलाम का है, दूसरा भी 10 कूलाम का, दो आवेश 10-10 कूलाम के हों, उनकी प्रकृति विपरीत हो। प्रकृति का मतलब कि उन पे चार्ज जो है, चार्ज का जो प्रकृति है वो विपरीत हो, एक माइनस हो तो एक प्लस हो, मतलब एक माइनस हो तो एक प्लस हो, तो दोनों की प्रकृति विपरीत हो और दोनों चार्ज जो है, दोनों आवेश जो है बहुत कम दूरी पे रखे गए हों तो मिल करके बनाते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं और इसी के कारण हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ना है। हम इसमें अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में भी पढ़ चुके हैं, निरक्षीय स्थिति के बारे में भी पढ़ चुके हैं और आज हम जनरल फार्मूला के बारे में बताएंगे कि या तो कोई बिंदु अक्षीय स्थिति में दे करके पूछ दे, निरक्षीय में दे करके पूछ दे, अक्षीय निरक्षीय के बीच में दे करके पूछ दे, तो कैसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे। आज इसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो है आप कहेंगे कि जब ये दोनों के लिए है, अक्षीय के लिए भी है, निरक्षीय के लिए भी है, इसके अलावा कहीं भी बिंदु हो तो कहीं के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस फार्मूला से निकाला जा सकता है, जो अभी हम डिराइव करेंगे। तो हम इसको पहले क्यों नहीं बताएं? हम काहे पहले अक्षीय स्थिति बताए फिर निरक्षीय स्थिति बताए? काहे लिए इतना झमेला की? 2 लेक्चर एक्स्ट्रा लेना पड़ा हमको अक्षीय स्थिति बताने के लिए, एक लेक्चर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताने के लिए। देखिए, जब तक वो दोनों हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे कुछ भी सॉल्व नहीं हो, कुछ भी इस फार्मूले का डेरिवेशन नहीं हो पाएगा आपसे। अगर होगा भी तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसलिए हम उसको पढ़ते हैं ताकि हमको इस फार्मूले का डेरिवेशन करने में, इस फार्मूला को निकालने में हमको आसानी हो। ठीक, तो इसलिए हम यहाँ पे अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पहले पढ़ते हैं। उसके बाद हम नॉर्मल जो जनरल फार्मूला है वो निकालेंगे कहीं भी बिंदु हो। पहले तो हम कह रहे थे कि अगर अक्ष पे हो तो अक्षीय स्थिति में बिंदु है तो इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में, और निरक्ष यानी कि केंद्र से, विद्युत द्विध्रुव के केंद्र के लंबवत हो तो हम उसको निरक्षीय स्थिति में बोलते थे। लेकिन अब इन दोनों के बीच कोई बिंदु है, यहाँ पे ये देख रहे हैं इन दोनों के कोई बीच बिंदु है, तो इस पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे? अब ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या? तो हम आपको बताए थे कि कोई अगर आवेश है तो आवेश अपने चारों तरफ क्षेत्र रखता है, अपने चारों तरफ उसके चारों तरफ कुछ क्षेत्र होता है जिसको वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं, है ना। वैद्युत क्षेत्र मतलब आवेश का जहाँ तक प्रभाव होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र है और अगर ये विद्युत क्षेत्र है तो इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी। हर एक पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होगी। तो किसी भी पॉइंट पे अगर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम आपको फार्मूला बताए थे। अब हम यहाँ पे आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र नहीं निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव के कारण निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण निकाल रहे हैं। और इलेक्ट्रिक डाइपोल भी अगर देखा जाए तो एक तरह से आवेश ही, आवेशों का समूह है, एक माइनस आवेश एक प्लस आवेश। तो दो आवेश के मिलने से विद्युत क्षेत्र कैसा बनेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हम इसके बारे में ऑलरेडी 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, अब ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसको एकदम जनरल भाषा में समझिए। जैसे बल्ब होता है, बल्ब तो एगो एकदम डिम जलता है, इसे लगता है कि दिया जल रहा है, मतलब बहुत भुक-भुका के जलता है। एक होता है एकदम चटकार जलता है, चमक के जलता है। तो जो चमक के जल रहा है बहुत तेज जल रहा है, मतलब उसके प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा है, उसके इंटेंसिटी ज़्यादा है, ज्योति तीव्रता है वो उसकी ज़्यादा है, इसलिए उससे उजाला बहुत ज़्यादा चटकार हो रहा है, मतलब चमकदार हो रहा है। लेकिन जो एकदम डिम जलता है, दिया जैसे जलता है, उसकी ज्योति तीव्रता कम है। तो ज्योति तीव्रता का मतलब कि उसका प्रभाव, उसकी क्षमता। वैसे ही यहाँ पे विद्युत क्षेत्र
विद्युत क्षेत्र जो है आवेश की चारों तरफ, उसका जो क्षमता है, इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र कितना तगड़ा है। जैसे जितना तगड़ा प्रकाश होगा, जितना तगड़ा चमकदार प्रकाश होगा, उतना तीव्रता ज़्यादा होगा। वैसे ही विद्युत क्षेत्र यहाँ पे कितना तगड़ा है, उसी को बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, ऐसे हम इसके बारे में बहुत बार बता चुके हैं। अब चलिए हम इसमें डिराइव करते हैं इस फार्मूले को, जनरल फार्मूले को। कैसे डिराइव करेंगे इसको? हम अक्षीय स्थिति में निकाल रहे थे या निरक्षीय स्थिति में? अगर कोई यहाँ पे पॉइंट था अक्षीय में, ये मान लीजिए P पॉइंट है, ये विद्युत द्विध्रुव है हमारा -Q और +Q। इस विद्युत द्विध्रुव के कारण हम अक्षीय स्थिति में इस बिंदु पे क्या निकाल रहे थे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैसे निकाल रहे थे? तो हम देख रहे थे कि दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पे कैसे है, किस दिशा में है, कितना है। उसके बाद उसका हम सदिश योग कर ले रहे थे। सदिश योग का मतलब कि दिशा के साथ उसको जोड़ दे रहे थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। एक की दिशा से एक की दिशा से घटा देंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाती थी। ठीक, यही हम निकाले थे। और निरक्ष में भी वही किए थे। प्लस के कारण इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वही किए थे। दोनों बिंदुओं पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है हम ऐसे ही निकाले थे कि प्लस के कारण कितना है, माइनस के कारण कितना है, और जितना दोनों के कारण है उसका सदिश योग कर दीजिए। मतलब दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को जोड़ दीजिए, बस सदिश योग करना है इसमें, बस इतना ही करना था। अब इस बिंदु पे हम क्या करें? इस बिंदु पे हम क्या करें? इसमें तो दूरी जो है अलग अलग भी था, तभी भी थोड़ा आसान था। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में भी निकालना आसान था, निरक्षीय स्थिति में भी निकालना आसान था। क्यों आसान था? क्योंकि हमको दूरी मालूम होता था, आवेश मालूम होता था, और उसके बाद जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट घटा देते थे, खत्म बात। ठीक, यहाँ पे हमको दूरी नहीं मालूम चल पाएगा। अच्छी स्थिति में भी दूरी हम मालूम कर ले रहे थे, इसे खींच रहे थे, त्रिभुज बना दे रहे थे, और हमको दूरी मालूम चल जा रहा था। प्लस आवेश से भी दूरी मालूम चल जा रहा था, रूट में RQ + LQ हो जा रहा था। ऐसे R² + L² हो जा रहा था रूट में, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी वही हो रहा था। अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखें तो नहीं समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे तो दूरी जो है उसमें हम पता कर ले रहे थे। यहाँ पे हम दूरी कैसे पता करें? इस P पॉइंट की -Q आवेश से यहाँ से दूरी हम कैसे पता करें? ये तो हम जानते हैं कि इनके बीच की दूरी 2L होती है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L। O तक यहाँ से L होगा, यहाँ तक L होगा, O से +Q तक L और O से -Q तक L, L मिलकर के 2L होता है, ये हम जानते हैं। अब ये दूरी हम कैसे निकालें? क्योंकि इस दूरी की हमको ज़रूरत होती है आवेश से, और जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उसकी दूरी। हमारे फार्मूले में क्या आता है? E = 1/4πε0 Q/r²। R का मतलब, R² का मतलब दूरी का वर्ग। तो दूरी जब मालूम रहेगा इस बिंदु का कि इस आवेश से कितने दूर पे ये बिंदु है, तब तो हम इस फार्मूले में दूरी रखेंगे। लेकिन इसमें हम दूरी कैसे निकालें? तो दूरी यहाँ पे हम नहीं निकाल सकते, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं? हम देखिए अब क्या करते हैं। हम कहें कि हम दूरी नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब हम इस P पॉइंट के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हमको निकालनी ही है। नहीं तो कोई बोल दिया कि अक्षीय निरक्षीय में तो तुम निकाल लेते हो और कहीं दे देंगे तो कैसे निकालोगे? तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई पॉइंट P है जो ना तो अक्षीय स्थिति में है और ना ही निरक्षीय स्थिति में है। यहाँ पे ये P पॉइंट हम मान लेते हैं। अब यहाँ पे हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैसे निकालेंगे? तो हम देख रहे हैं कि ये जो है केंद्र से थीटा कोण पे झुका हुआ है। केंद्र से थीटा कोण पे मान लेते हैं हम झुका हुआ है। केंद्र से थीटा कोण बनाते हुए कोई पॉइंट है, हम ये मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है हमको। देखिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की अगर तीव्रता निकालना है तो हम क्या करेंगे? हम इस विद्युत द्विध्रुव के ही दो मतलब घटकों में बांटेंगे। जैसे आपको हम घटक बनाना सिखाए थे पिछले लेक्चर में। जैसे गुर्देल होता है, गुर्देल, तो उसमें क्या होता है? इसे गुर्देल से हम समझाए थे कि दो रबड़ होते हैं, दोनों रबड़ को खींचा जाता है तो उस पर बल लगता है। खींचने पे दोनों रबड़, एक रबड़ इधर बल लगाएगा, एक रबड़ इधर, लेकिन दोनों की दिशाएं अलग अलग होती हैं। दोनों रबड़ के बल लगाने की दिशा अलग अलग होती है। एक की दिशा इधर होगी और एक की दिशा इधर होगी।
दोनों की दिशाएं अलग अलग होती हैं, लेकिन जब हम रबड़ को छोड़ते हैं तो दोनों के द्वारा लगाए गए बल का परिणामी बल किधर जाता है, इन दोनों बलों के बीच से निकल जाता है। जो गोटी निकलता है बीच से निकलता है, मतलब परिणामी बीच से निकला। दो बल लग रहे हैं, उनका परिणामी बीच से, मतलब इस बल का जो बीच से निकल रहा है उस बल का घटक कौन कौन है। घटक का मतलब समझते हैं, जैसे देखिए ये मार्कर है, मार्कर का घटक क्या क्या है, तो इसमें एक कुल्फी है, मतलब कैप है, ठीक, एगो ढक्कन है, इसके बाद एक इसका नोक है, इसको खोल देंगे, इसके अंदर एगो फोम होगा। मतलब जिस जिस चीज़ से ये मिल के बना है उसको घटक बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं। वैसे ये बल जो है, बल देखिए दो बलों से मिलकर के ये बीच वाला बल बना है, तो इसके कंपोनेंट यानी घटक कौन कौन से हैं, तो ये दोनों बल इस बीच वाले बल का घटक हैं सब, कंपोनेंट्स हैं सब, ठीक। वैसे ही यहाँ पे ये विद्युत द्विध्रुव है, और हम आपको बताए थे कि विद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है, और ये भी क्या है, ये भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। P जो होता है P बराबर Q/2L होता है, Q/2L, और ये Q/2L जो होता है इसकी दिशा होती है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की दिशा होती है किधर, माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर। हम बोले थे याद कर लीजिए, बस इसको बाद में काम करेगा और बाद में इसको बताया जाएगा कैसे इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। इसको हम बताएंगे कभी आगे आने वाले चैप्टर में, ठीक। आगे जो चैप्टर जिसमें ये हमको मालूम चलेगा इसी सिलेबस में, 12th के सिलेबस में। देखिए यहाँ से क्या है, तो हम आपको बताए थे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की दिशा किधर होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है, माइनस से प्लस की ओर इसकी दिशा होती है। अब ये एक सदिश वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है, मतलब इसके भी घटक होंगे। जैसे बल जो होता है वो सदिश राशि है, उसके भी घटक होते हैं, हर चीज के घटक होते हैं। तो यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है ये सदिश राशि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इस वेक्टर क्वांटिटी का भी कंपोनेंट होगा यानी घटक होगा, सदिश राशि का घटक होगा। अब इसका ये मेन जो है रिजल्टेंट वेक्टर है, ये जो हमको मिला है P वेक्टर यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका वेक्टर यही है, दिशा यही है। तो ये P वेक्टर हमको मिला है, द्विध्रुव की दिशा के साथ हमको परिमाण मिला है, लेकिन ये हमको मेन मिला है, रिजल्ट मिला है, रिजल्ट मिला है। कंपोनेंट क्या क्या, जैसे आपको रिजल्ट मिलता है तो हिंदी में मान लीजिए 95 नंबर, और ऐसे तो मतलब ज़्यादा हो जाएगा, मान लीजिए विज्ञान में 70 नंबर, ऐसे कुछ मिल रहा है, तो आपका नंबर पूरा जोड़ के 300 आ रहा है, 300 आ रहा है। तो इसके 300 के कंपोनेंट कौन कौन से, तो ये 95, 30 ऐसे जोड़ जोड़ करके 300 आया, तो ये सब इसके कंपोनेंट हैं, घटक हैं। समझ में आया, घटक। तो ऐसे यहाँ पे रिजल्टेंट, ये जो बीच वाला, ये जो हम मेन वेक्टर बता रहे हैं, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, मतलब परिणामी वेक्टर है, और इसका जो घटक होगा, इसके कुछ कंपोनेंट होंगे जिससे ये मिल करके बना होगा, और इसके घटक को निकालने के बारे में हम आपको बताए थे जब हम सदिश पढ़ा रहे थे। वहाँ पे अगर आप ध्यान दिए होंगे तो हम आपको बताए थे इसका घटक अगर हमको निकालना है, इसका घटक अगर हमको निकालना है तो ये एंगल थीटा है, थीटा के साथ अगर घटक निकालना है, देखिए ये इधर था, इधर रिजल्टेंट है, ये ऐसे हमको दो दिशा में घटक निकालना है, एक थीटा के साथ और एक थीटा के लंबवत हमको घटक निकालना है। हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करते क्या है, हम आपको बताए थे कि अगर कोई वेक्टर ऐसे दिया हुआ हो, इसका घटक हमको 36 दिशा में चाहिए, ऊर्ध्वाधर दिशा में चाहिए, अगर हमको यहाँ पे थीटा दिया हुआ हो, ये ए वेक्टर हो, ये रिजल्टेंट वेक्टर बीच से जो निकला है रिजल्टेंट वेक्टर, ये दोनों कंपोनेंट हैं सब, इसके घटक हैं सब। ये घटक कैसे हम निकालेंगे, तो थीटा के साथ अगर घटक हमको निकालना है तो उसको लिखेंगे कॉस के साथ, जैसे ए कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, यानी थीटा के साथ जो हमको घटक निकालना है वो ए कॉस थीटा होगा, और थीटा के विपरीत यानी कोण के विपरीत जो घटक निकालना होगा वो कितना निकल के आएगा, ए साइन थीटा। समझ में आ गया, ये हम निकालना सिखाए थे, विधि आपको बताए थे, रूल बताए थे कैसे निकाला जाता है। ये सब आपको 11th में पढ़ाया जाता है, सब 11th में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे हम घटक निकालिए किस वेक्टर का, ए वेक्टर का। कैसे निकाले, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका थीटा के साथ घटक होगा कॉस, और अगर थीटा के विपरीत निकालना है तो साइन। सेम वैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको द्विध्रुव का घटक निकालना है, तो ये द्विध्रुव जो है मेन इधर है,
ये द्विध्रुव की दिशा इधर है, P इधर है, देख रहे हैं, P की दिशा इधर है। हमको इसका थीटा के साथ घटक इधर थीटा के साथ चाहिए, क्या होगा? तो P cos थीटा, क्या हो जाएगा बाबू? P cos थीटा। और थीटा के अपोजिट साइड क्या होगा? थीटा के अपोजिट साइड यानी विपरीत साइड, तो P sin थीटा। अब ये जो द्विध्रुव है, ये बीच वाला द्विध्रुव इन दोनों द्विध्रुव से मिलकर के बना है। इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब और कुछ नहीं हुआ, बस यही हुआ कि ये रिजल्टेंट जो द्विध्रुव हमको मिला है, जो रिजल्ट में मिला है, वो दो द्विध्रुव के मिलने से बना है, बस इतना ही। कौन कौन सा? तो P cos थीटा और P sin थीटा, दो द्विध्रुव को मिलाने से बना है। जैसे दो बलों को मिलाने से बीच वाला बल परिणामी बल बनता है गुरुदेल में, वैसे यहाँ पे कुछ ऐसा ही सिचुएशन बन रहा है, ठीक सेम वैसे। चलिए अब यहाँ पे इतना तो आपको घटक करना तो आ गया, घटक करना तो आ गया, कैसे हम निकालेंगे? वैसे ही यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है? द्विध्रुव है, इसकी दिशा कैसे होगी? इसकी दिशा होगी P इधर होगी, P की दिशा इधर होती है, ये हम जानते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम मिटाते हैं। ये आप जानते हैं 2L होता है, बीच की दूरी आप याद रखिएगा हमेशा, 2L होता है, आधा दूरी L हो जाएगा, ठीक। थोड़ा सा यहाँ पे हमको सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे मिटा दिया। अब देखिए हमको थीटा के साथ, ये P की दिशा होती है, हम पहले दिशा एक बार बना लेते हैं, ये P की दिशा है, P वेक्टर की दिशा है। अब इस P वेक्टर का थीटा के साथ हमको कंपोनेंट निकालना है, यानी घटक निकालना है। कैसे निकालेंगे बाबू? तो ये हो जाएगा, यहाँ पे मान लो यहाँ तक आता है, ये हो जाएगा P cos थीटा। क्या हो जाएगा? P cos थीटा, थीटा के साथ, कोण के साथ cos थीटा। तो इधर जो द्विध्रुव का घटक आ रहा है P cos थीटा, और यहाँ पे देखा जाए, इधर इस साइड देखा जाए तो इधर क्या आएगा? तो थीटा के विपरीत दिशा में है और इसके लंबवत होता है। देखिए हम जब भी घटक निकालेंगे ना, तो एक का लंबवत लेंगे, एक घटक का लंबवत दूसरा घटक। वैसे यहाँ पे लंबवत का मतलब इन दोनों घटकों के बीच का जो कोण होगा 90 डिग्री होगा हमेशा, जब भी घटक निकालेंगे तो, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या किए? P cos थीटा इधर घटक ले लिए, इसके लंबवत जो घटक है वो कैसा होगा? तो वो होगा P sin थीटा। क्या होगा बाबू? P sin थीटा, ये इस दिशा में घटक होगा। तो ये बीच वाला द्विध्रुव को अब आप भूल जाइए, बीच वाले द्विध्रुव को अब आप भूल जाइए। अब ये द्विध्रुव हमारे पास बचा है, एक P cos थीटा द्विध्रुव है, एक P sin थीटा। मतलब पहले एगो द्विध्रुव था, अब दूगो बन गए, उसी को तोड़ के दूगो बना दिए, बस यही किए और कुछ नहीं किए। तो बीच वाला अब नहीं है, अब बस P cos थीटा है, P sin थीटा है। विद्युत द्विध्रुव जो है बस दो ही है, P cos थीटा और P sin थीटा। हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पे निकालनी है? तो इस P पॉइंट पे, P बिंदु पे निकालनी है। समझ में आ गया? P पॉइंट पे निकालनी है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तभी ये फार्मूला आपको समझ में आएगा। आपको अक्षीय और निरक्षीय कोई भी याद नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से एक ही फार्मूले से आपका सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। अभी दिखाते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे आपको ये P पॉइंट पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। हम पहले निरक्षीय स्थिति में निकाले थे, निरक्षीय स्थिति के लिए ऐसे लिए थे, ठीक। प्लस Q और माइनस Q ऐसे लिए थे, ठीक। यहाँ पे इनके बीच की दूरी 2L थी, सॉरी अक्षीय स्थिति में यहाँ पे निकालना था, तो अक्षीय स्थिति में यहाँ पे P पे निकालना था हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस Q के कारण ऐसे थी E1 विद्युत क्षेत्र की दिशा, और माइनस Q के कारण E2 इधर था, ठीक। इनका रिजल्ट किधर आया था? तो इधर आया था, रिजल्टेंट वेक्टर जो आया था इधर आया था। कल ही हम पिछले लेक्चर में आपको समझाए थे, ठीक। तो रिजल्ट यानी कि E जो है, E1 जो है कम है। क्यों कम है? क्योंकि दूरी ज़्यादा है। किसकी दूरी ज़्यादा है? तो प्लस Q से P तक की दूरी ज़्यादा है, इसलिए E1 जो है कम है। प्लस Q के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है, जबकि माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि दूरी कम है। तो दूरी कम है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर ज़्यादा इधर कम, पूरा परिणामी किधर आएगा? तो इधर ही ना आएगा। अब मान लीजिए वो कोई आदमी 10 न्यूटन से ऐसे ढकेला और उधर का आदमी 2 न्यूटन से ढकेले, तो किधर मतलब कोई चीज़ है, हम ही को मान लीजिए हमको कोई 10 न्यूटन से ऐसे ढकेल रहा है और कोई इधर से 2 न्यूटन, हम पीछे हट जाएंगे नहीं। कैसे कि हमारे ऊपर पहले से 10 न्यूटन लग रहा है, 2 न्यूटन बस कम होगा और हम 8 न्यूटन से आगे जाएंगे। वैसे यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे E2 जो था बड़ा था, तो E2 में से E1 घट जाएगा, लेकिन जो बचेगा वो इधर ही जाएगा, ठीक। तो E जो रिजल्टेंट हमारा आया था, E बराबर क्या आया था?
2kp/r³। ये हम निकाले थे, सॉरी r³। इसको हम क्या लिखे थे, तो हम लिखे थे 1/4πε0 2p/r³। यही जो 1/4πε0 है, इसी को k मान लिए थे थोड़ा सा छोटा लिखने के लिए, तो यहाँ पे हम k इसी को माने थे। यही फार्मूला हमारा आया था। तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे थी, तो ये कैसे थी बाबू, p की दिशा में थी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में थी। माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है, हमेशा याद रखना। तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे आती है, 2kp/r³ जो आता है वो कैसे आता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में आता है। ठीक, अब समझ में ये आपको आया। चलिए, इतना समझ में आया तो अब समझते हैं यहाँ पे। अब क्या समझना है, तो यहाँ पे हमको मालूम है कि p cos थीटा की दिशा इधर है, p cos थीटा की दिशा इधर है। तो जो यहाँ पे अभी समझेंगे, तो ये जो P बिंदु है ये अक्षीय स्थिति में है। कैसे देखते हैं, देखिए अक्षीय स्थिति में होने के लिए विद्युत द्विध्रुव का जो अक्ष है उसी पे बिंदु होना चाहिए। या तो आप इधर बढ़ा सकते हैं अक्ष को, इधर भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे भी कोई पॉइंट हो अक्षीय स्थिति में, यहाँ पे भी हो अक्षीय स्थिति में, यहाँ पे भी हो अक्षीय, मतलब अक्ष पे ही होना चाहिए विद्युत द्विध्रुव पे। ये P cos थीटा का अक्ष है, ये P cos थीटा का अक्ष है, और इसी अक्ष पे ये बिंदु P है। ये बिंदु P किस पे है, तो इस अक्ष पे है, यानी ये P बिंदु जो है अब P cos थीटा के अक्षीय स्थिति में आ गया है, P cos थीटा के अक्षीय स्थिति में आ गया। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होती है, याद रखिए, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तो P की दिशा में, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में। यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा की दिशा किधर है, इधर है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं E1, अक्षीय स्थिति में क्या मान लेते हैं, अक्षीय स्थिति में P cos थीटा के कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जो है E1 है। समझ में आया, समझ में आया इतना। अक्षीय स्थिति में P cos थीटा एक विद्युत द्विध्रुव है, इसकी दिशा किधर है, इधर है, इधर देख रहे हैं, इधर है, ऐसे थीटा कोण पे झुके हुए ऐसे दिशा। तो P cos थीटा की दिशा इधर है। अब P cos थीटा की दिशा इधर है, और इसी पे एक बिंदु है P जो अक्षीय स्थिति में हमको दिख रहा है। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E1 होती है। ये हमको मालूम चल गया। पहले E1 को निकाल भी लेते हैं हम, क्या करते हैं, E1 को हम निकाल भी लेते हैं। E1 कितना आएगा हम जानते हैं, हम इस फार्मूले से E1 को निकालेंगे। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या है, E बराबर 2kp/r³, kp/r³। अब 2 और k ये तो कांस्टेंट है, लेकिन p यहाँ पे अलग है। यहाँ पे p क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को दिखाता है। यहाँ पे p क्या है, p cos थीटा, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है p cos थीटा है। तो यहाँ पे p की जगह पे क्या रखेंगे, p cos थीटा। देखिए यहाँ पे जो था q इंटू 2l क्या था, तो q इंटू 2l जो था ये p था, मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था। अब यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है ये cos थीटा, p cos थीटा हो गया है। पहले बस यहाँ पे p था, अब ये p cos थीटा हो गया। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पे p cos थीटा बटा में r³ दूरी हमको ले रहा है, दूरी यहाँ से, तो दूरी मान लेते हैं r³, r यहाँ से दूरी भी r ही मानते हैं, ठीक। तो r³ 2kp/r³। समझ में आया। तो यहाँ से इसके सेंटर से दूरी होता है ना विद्युत, देखिए यहाँ से सेंटर से दूरी हम लिए थे r, यही r है यहाँ पे, तो सेंटर से दूरी r³। तो यहाँ से सेंटर से दूरी p की हम मान लेते हैं r है, यहाँ पे r है, ठीक। इसको हम लिखते नहीं, मिटा देते हैं आपको समझाने के लिए, नहीं तो फिर से भद्दा देखने लगेगा फिगर। तो यहाँ पे ये r है, समझ में आया। तो यहाँ पे हम फार्मूला क्या बना लिए, E1 बराबर हम यानी अच्छी स्थिति में P cos थीटा है, P cos थीटा के कारण P बिंदु अच्छी स्थिति में है, और ये E1 हम P cos थीटा के कारण P बिंदु पर E1 हम क्या निकाल लिए, विद्युत क्षेत्र निकाल लिए। ये पहला समीकरण बना लीजिए। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। दूसरा चीज़ अब देखिए, अब यहाँ पे दूसरा चीज़ पे ध्यान दीजिए। अभी तक तो पहला हम बस E1 निकाले अच्छी स्थिति में, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब थोड़ा सा निरक्षीय पे नज़र डालिए, निरक्षीय क्या होता है। तो निरक्षीय स्थिति में यहाँ पे मान लीजिए प्लस क्यू है, यहाँ पे मान लीजिए माइनस क्यू है, ये क्या हो गया, विद्युत द्विध्रुव बन गया, इनके बीच की दूरी 2l होगी, ठीक। निरक्षीय में
जो सेंटर होता है ओ पॉइंट होता है, उसके ठीक ऊपर कोई पॉइंट पी होता है, इसी पे हम विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होती है और प्लस क्यू के कारण आवेश से दूर की तरफ। ऐसे हम E1 ले लिए थे और यहाँ पे E2 ले लिए थे। लेकिन जब हम इसका परिणामी वेक्टर निकालते हैं, परिणामी वेक्टर, तो ये वेक्टर इन दोनों के बीच से जाता है, ये वेक्टर इन दोनों के बीच से जाता है, मतलब इन दोनों का परिणामी निकालते हैं। जैसे यहाँ पे क्या निकाले थे, माइनस क्यू था प्लस क्यू था, ठीक, अक्षीय स्थिति में। यहाँ पे हम E2 को घटा दिए थे, E2 माइनस E1 कर दिए थे। E2 यहाँ पे P था, P पे E2 था इधर और E1 था इधर, तो E1 और E2 का परिणामी किधर आया था, इधर आया था। ऐसे यहाँ पे E1 और E2 का परिणामी किधर आता है, इधर आता है। कहाँ से कि दोनों, एक इधर है एक इधर है। अब जैसे गुरुदेव में देखते हैं, ऐसे मान लीजिए दोनों वाला ऐसे लग रहा है, तो उसके बीच से ही तो परिणामी जाएगा। इसे यहाँ पे एक इधर लग रहा था एक इधर लग रहा था, इसके बीच से परिणामी गया, समझ में आया। तो परिणामी रिजल्टेंट वेक्टर इसके बीच से जाता है। अब रिजल्टेंट वेक्टर इसके बीच से गया, मतलब इसकी दिशा इस तरफ हुई, और इसकी दिशा अगर इस तरफ हुई तो अब यहाँ पे देखिए विद्युत द्विध्रुव की दिशा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कैसे होती है, तो माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की दिशा। अब यहाँ पे ये निरक्षीय स्थिति है, और इस निरक्षीय स्थिति में ये दूरी तो हम r मानते हैं। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे है, इस तरफ है, मतलब यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में, उल्टा दिशा में क्या है, उल्टा दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यहाँ पे समझ में आया। अक्षीय में क्या था, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे निरक्षीय में क्या हो गया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में हो गया। अब यहाँ पे विपरीत दिशा में हुआ, तो अब यहाँ पे देखिए ये P बिंदु जो है, P बिंदु को अब ध्यान से देखिए। P बिंदु यहाँ से देखा जाए तो P बिंदु इस P साइन थीटा क्या है, तो इस विद्युत द्विध्रुव का घटक है, यानी ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है। P साइन थीटा भी एक विद्युत द्विध्रुव है, और इस P साइन थीटा को अगर इस P बिंदु को हम यहाँ पे कर दें, थोड़ा सा यहाँ पे, दूरी अभी भी इतना ही है, तो ये क्या हो गया, अब ये निरक्षीय स्थिति में दिखने लगा। निरक्षीय स्थिति में जैसे यहाँ पे केंद्र से क्या था, लंबवत था, ऐसे यहाँ से अगर देखा जाए इस P साइन थीटा से कहाँ है, यहाँ पे लंबवत है, लंबवत यानी 90 डिग्री पे। तो ये थोड़ा थोड़ा निरक्षीय के जैसा यहाँ पे सिचुएशन लग रहा है, निरक्षीय जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। P जो है P साइन थीटा के कारण निरक्षीय बिंदु पे है, यहाँ पे अक्ष पे था और यहाँ पे लंबवत है, 90 डिग्री का एंगल बना है। क्या बना है बाबू, 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का कोण बना है। यानी ये कैसा है, तो ये निरक्षीय स्थिति में है। इसको अगर पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसे देखा जाएगा, ऐसे इसको भी पीछे बढ़ाया जा सकता है। तो ये इसके सेंटर से क्या हुआ, 90 डिग्री का कोण बनाया, और 90 डिग्री का कोण बनाया मतलब क्या हुआ, ये निरक्षीय स्थिति में है। किसके निरक्षीय स्थिति में है, P साइन थीटा के। दोनों द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पे क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये P cos थीटा के कारण भी इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P साइन थीटा के कारण भी। लेकिन ये बिंदु जो है, ये बिंदु ये P cos थीटा के कारण अक्षीय स्थिति में है, जबकि P साइन थीटा के कारण निरक्षीय स्थिति में है। समझ में आया, निरक्षीय स्थिति में। अब ये अक्षीय और निरक्षीय में कंफ्यूज मत होइएगा। अक्ष का मतलब, अक्षीय स्थिति का मतलब अक्ष पे स्थित होना चाहिए, निरक्षीय स्थिति का मतलब कि सेंटर से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जाना चाहिए। यहाँ पे भी 90 डिग्री का बनता है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि ये जो दूरी है r है, हम r लेते हैं, यहाँ पे भी r ले लेते हैं। तो अब यहाँ से हमारा फार्मूला क्या निकल के आता है, अब यहाँ से फार्मूला हमारा निकल के आता है E2 बराबर, देखिए अब ये E2 कैसे होगा, देखिए P साइन थीटा की दिशा इधर नीचे की तरफ ऐसे है, मतलब निरक्षीय स्थिति में कैसे होता है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के ठीक विपरीत दिशा में, यानी E1 जो होगा, E2 जो होगा इधर होगा, E2 जो होगा इधर होगा। अब E1 E2 हमको मालूम चल गया, क्या हुआ, E1 E2 हमको मालूम चल गया। कैसे हुआ, तो यहाँ पे इसके ठीक विपरीत दिशा में होगा। अब ठीक विपरीत दिशा में हुआ तो अब E2 हम निकाल सकते हैं। अब E2 हम कैसे निकालेंगे, तो E2 यानी निरक्षीय स्थिति में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या बताए थे, E बराबर KP/R क्यू बस बताए थे।
के पी अपन आर क्यू, और ये के पी अपन आर क्यू मतलब 1/4πε0 और पी अपन आर क्यू यही लिखवाए थे। के किसको माने हैं 1/4π को। यहाँ पे भी E2 निकाल लेंगे, के पी के और P की जगह पे यहाँ पे क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जगह पे यहाँ पे क्या है, P साइन थीटा, तो यहाँ पे P साइन थीटा और बटा में आर क्यू, ठीक, बटा में आर क्यू। अब हम निकालते हैं यहाँ पे दूसरा हमारा फार्मूला निकल गया, दूसरा फार्मूला निकल गया। अब हमको इस बिंदु पे कुल विद्युत क्षेत्र हमको निकालना है। E1 एक है, एक E2 है। अब इस बिंदु पे कुल विद्युत क्षेत्र निकालना है। अब इसका परिणामी हम निकालेंगे, ठीक। तो अब देखिए थोड़ा सा परिणामी निकालते हैं इसका, देखिए हम यहाँ पे क्या माने हैं, इस विद्युत द्विध्रुव को अब कहेंगे कि आर दूरी ही दोनों में कैसे है, दोनों में आर दूरी कॉमन कैसे है। तो ये एक्चुअल में ये जो पी कॉस थीटा होता है इतना ही, आधा नहीं होता है, ये पीछे भी बढ़ाया गया होता है, मतलब कि इसका दोगुना होता है, इधर भी होता है। यहाँ पे कहीं माइनस क्यू आवेश होगा और यहाँ पे कहीं प्लस क्यू आवेश होगा, इसमें भी यहाँ पे कहीं माइनस क्यू आवेश होगा, यहाँ पे कहीं प्लस क्यू आवेश होगा, ठीक। तो ये विद्युत द्विध्रुव जो है एक दूसरे को सेंटर पॉइंट पे, जैसे देखिए ये कैसे है हम बता देते हैं आपको। ये विद्युत द्विध्रुव जो है यहाँ पे प्लस आवेश है और यहाँ पे माइनस आवेश है और यहाँ पे ऐसे है, इस पे केंद्र है O, ऐसे बना हुआ है, ठीक। ये दोनों विद्युत द्विध्रुव कैसे बना हुआ है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, माइनस क्यों, तो ये ऐसे बना हुआ है। यहाँ से हम आर दूरी कहाँ तक लेते हैं, पी पॉइंट, ये केंद्र है, केंद्र से दूरी लेते हैं आर तक का, पी पॉइंट पे अच्छी स्थिति में केंद्र से लेते हैं, केंद्र से आर दूरी, और निरक्षीय में भी कहाँ से लेते हैं, तो केंद्र से पी पॉइंट तक की दूरी को आर मानते हैं। तो दोनों में दूरी तो सेम ही हो गया ना। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट से दूरी यहाँ तक आर हम माने, इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी आर हम माने, फिर इसके लिए भी तो यही हम दूरी मानते हैं ना, यही आर दूरी, तो यहाँ पे भी आर दूरी, दोनों में आर दूरी सेम है, इसीलिए हम यहाँ पे आर लिखे। तो बस कंफ्यूज नहीं होना है, बस यहाँ पे हम पॉइंट इसलिए माने थे ताकि आपको समझ में आ जाए। बाद में हम इसीलिए बता दिए हैं कि ये जो विद्युत द्विध्रुव होता है इधर भी होता है, समझ में आया, इधर भी होता है, दोनों विद्युत द्विध्रुव जो है इधर है इधर है, ऐसे एक दूसरे को क्रॉस किए होते हैं सब। अब ये जो है यहाँ पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिए E1 और E2, लेकिन दोनों की दिशा अलग अलग है। इसका परिणाम ही निकालेंगे, रिजल्टेंट, जैसे दोनों गुर्देल में जो होता है रबड़ अलग अलग दिशा में बल लगाते हैं, लेकिन उसका रिजल्टेंट बीच से जाता है। अब हमको समझना है कि रिजल्टेंट कितना बल से बीच से जाता है। इसे यहाँ पे इस दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, लेकिन इसका रिजल्टेंट जो, जैसे मान लीजिए कि दोनों तरफ से बल लगता है, लेकिन बल तो एक ही दिशा में बच जाता है ना, एक ही दिशा में बन जाता है, दोनों का रिजल्ट बन जाता है। वैसे विद्युत क्षेत्र दो दिशा में है, लेकिन दोनों दिशाओं का विद्युत क्षेत्र मिल करके एक दिशा बनाएगा, और वो कितना होगा जुड़ करके। जैसे कि कोई मान लीजिए 10 न्यूटन से इसे ढकेल रहा था, फिर कोई 10 न्यूटन से इसे ढकेलने लगा, जुड़ करके 20 न्यूटन हो गया। यहाँ पे भी वही है, लेकिन हमारे पास सेम दिशा थी तो इसलिए जुड़ गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, दिशा अलग अलग है, इसलिए हम यहाँ पे एडिशन तो करेंगे लेकिन वेक्टर एडिशन करेंगे, यानी सदिश योग करेंगे। अब कैसे करें इसको, तो देखिए हम आपको रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए आपको फार्मूला बताए थे। हम मान लेते हैं कि इन दोनों का E1 और E2, इसका रिजल्टेंट आएगा E। अब ये निकालने का फार्मूला होता है रूट में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। यही होता है ना, यही होता है कि नहीं होता है। देखिए इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री, यहाँ पे कोण क्या होगा 90 डिग्री होगा। सॉरी देखिए कैसे 90 डिग्री होगा। यहाँ पे पहले हम रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के लिए हम परिणामी वेक्टर निकाले थे। मान लीजिए कि परिणामी वेक्टर, कोई वेक्टर ए वेक्टर ये है, ए वेक्टर यहाँ पे ये था और कोई बी वेक्टर था, बी वेक्टर। इसके लिए हम परिणामी वेक्टर निकालने के लिए आपको फार्मूला बताए थे। ये मान लीजिए कि रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर, इसका जो फार्मूला बताए थे रिजल्टेंट वेक्टर का परिणामी कितना होता है, तो वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस
2ab cos थीटा, यही हम फार्मूला आपको बताए थे, दोनों वेक्टरों के बीच का कोण यही बताए थे। ठीक, यहाँ पे भी सेम वही फार्मूला हम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा फिगर ज़्यादा उसमें गोज दिया गया है, इसलिए थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। अब हम आपको यहाँ पे फिगर बनाते हैं, इसीलिए वहाँ पे हम थीटा रख रहे थे, अभी 90 डिग्री है वहाँ पे। देखिए कैसे होगा, ये यहाँ पे एक विद्युत द्विध्रुव है, कौन सा है तो P sin थीटा है, P sin थीटा। और यहाँ पे ऐसे है, ये क्या है, यहाँ पे भी नहीं बन पाएगा, थोड़ा दिक्कत होगा, थोड़ा सा यहाँ पे बना लेते हैं एक बार। ये है P cos थीटा, थोड़ा सा वहाँ से निकाल करके इस दोनों द्विध्रुव को हम ला रहे हैं, यहाँ पे P बिंदु है, ठीक, P cos थीटा, और यहाँ पे है ये P sin थीटा, P sin थीटा, और ये थोड़ा पीछे तक गया है, ये भी थोड़ा पीछे तक गया है। इस P बिंदु पे P cos थीटा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है इधर, और इस P बिंदु पे P sin थीटा के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इधर है। अब देखा जाए तो ये बिंदु जो है यहाँ पे, ये इसके प्रति समांतर है, इसके समांतर है। जब एक रेखा दूसरे रेखा के समांतर होती है तो ये जो कोण होता है यही कोण ये होता है, और ये जो कोण होता है यही कोण ये होता है। ठीक, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण बराबर होता है, ये कोण बराबर होता है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। वैसे यहाँ पे ये कोण बराबर होगा, ये कोण सभी आपस में बराबर होंगे 90 डिग्री, ये 90 है तो ये 90, ये 90 है तो ये भी 90। ठीक, तो यहाँ पे कोण कितना बना, तो इन दोनों वेक्टर के बीच का कोण 90 डिग्री बना। कितना बना बाबू, 90 डिग्री बना। अब यहाँ पे हम रिजल्टेंट निकालते हैं। ठीक, अब रिजल्टेंट वेक्टर हम यहाँ पे निकालते हैं, ई का रिजल्टेंट, ई नेट कितना आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आप लिख लीजिए ई नेट, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ई नेट निकाल लीजिए। ई नेट हम कैसे निकालते हैं, तो ई नेट निकालने के लिए यही फार्मूला लगाते हैं, पहले वेक्टर का परिणाम का वर्ग, परिणाम का वर्ग, और मतलब उसको क्या बोलते हैं यार, वैल्यू जो होता है उसका वर्ग होता है। तो पहले वेक्टर के परिणामी का वर्ग, और उसके बाद परिमाण होता है। पहले वेक्टर के परिमाण का वर्ग, दूसरे वेक्टर के परिमाण का वर्ग, और उसके बाद क्या होता है, 2 गुणे पहले वेक्टर का परिमाण, दूसरे वेक्टर का परिमाण, और दोनों वेक्टरों के बीच का कोण, वही होता है। तो यहाँ पे पहला वेक्टर क्या है तो E1 है, E1 का वर्ग धन दूसरा वेक्टर क्या है E2 है, तो दूसरे वेक्टर का वर्ग धन 2E1 E2, यानी कि पहला वेक्टर गुणे दूसरा वेक्टर, और उन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण cos थीटा। तो cos थीटा कितना है, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लिख लिए E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, और प्लस 2E1 E2, और cos 90 कितना हो गया, cos 90, और cos 90 का मान 0, तो इसलिए है सब मिल करके 0। क्या हो जाएगा, cos 90 का मान 0, तो 2E1 E2 में, E1 और E2 में जब 0 का गुणा करेंगे, तो किसी भी संख्या में जब 0 का गुणा किया जाता है 0 हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही होगा, क्या होगा, यहाँ पे भी रूट में क्या बचेगा, बस E1 का स्क्वायर धन E2 का स्क्वायर बचेगा, E2 का स्क्वायर, बस यही बचेगा। और ये टर्म जो है, ये टर्म 0 हो जाएगा cos 90 के कारण। अब यहाँ पे आप जो मान निकाले थे, E1 का मान जो निकाले हैं समीकरण 1 से, और समीकरण 2 से E2 का जो मान निकाले हैं वही बस रख दीजिए, और यहाँ पे आपका फार्मूला निकल जाएगा। इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, कैलकुलेशन बस इसमें समझना ज़्यादा है, इसको समझना ज़्यादा है, कैलकुलेशन पहले वाले से भी कम है। अब देखिए, इसमें रूट में रखे इसका मान KP/R3, 2KP/R3 किसका मान है, तो E1 का मान है, E1 का 2KP/R3, और इसका स्क्वायर यहाँ पे कह रहा है, E1 का स्क्वायर धन यहाँ पे KP/R3, KP, रुकिए यहाँ पे cos थीटा भी तो है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है। देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2KP/R3, 2KP cos थीटा अपन R3, इसका वर्ग कर रहा है, E1 का वर्ग धन E2 कितना है, तो KP sin थीटा है ये, और अपन में R3, और इसका भी क्या करना है, वर्ग करना है, सब रूट के अंदर चल रहा है। अभी ई नेट हमको निकालना है, ई नेट बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो ई नेट हमारा हो जाएगा यहाँ से, अगर आप देखें
अगर आप देखें तो यहाँ पे हम वर्ग करें या बिना वर्ग किए बाहर भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए के पी यहाँ पे और यहाँ पे के पी बटा में आर क्यू बटा में आर क्यू सब कॉमन है। आप वर्ग करेंगे तो के स्क्वायर पी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आर क्यू का आर का पावर 6 आएगा, यहाँ पे भी वही आएगा के स्क्वायर पी स्क्वायर बटा में आर का पावर 6। वर्ग करेंगे तो यही आएगा। हम कॉमन यही ले लेते हैं, के स्क्वायर पी स्क्वायर बटा में आर का पावर 6। कैसे, तो वर्ग करेंगे तो वही आएगा। चलिए एक बार हम कर ही देते हैं एक स्टेप। चलिए देखिए, 2 का वर्ग करेंगे 4, के का वर्ग करेंगे के स्क्वायर, पी का वर्ग पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बटा में आर क्यू का वर्ग आर का पावर 6 और प्लस में के स्क्वायर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा में आर का पावर 6। कैसे, वर्ग करेंगे तो हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इधर हम मिटाने जा रहे हैं। देखिए इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे आप अपने मन से बनाइएगा, उतना अच्छा नहीं बनाया फिगर। चलिए इसको हम थोड़ा सा मिटा करके इसको सॉल्व करते हैं आगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ई नेट जो है, ई नेट हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए के कॉमन है, पी स्क्वायर के स्क्वायर पी स्क्वायर बटा आर का पावर 6 सब में है, के स्क्वायर पी स्क्वायर बटा आर का पावर 6 सब में है। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, के स्क्वायर पी स्क्वायर बटा आर का पावर 6, यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, के स्क्वायर पी स्क्वायर बटा आर का पावर 6। बचा क्या, तो इसमें बचा क्या, 4 कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे कि के स्क्वायर पी स्क्वायर भी कॉमन ले लिया गया बटा आर का पावर 6 भी कॉमन ले लिया गया, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या बचा है, तो यहाँ पे के स्क्वायर पी स्क्वायर बटा आर का पावर 6 कॉमन, यानी साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए, हो गया। अब ई नेट कई लोगों को कॉमन ही लेने नहीं आता है, कई लोगों को, ज़्यादातर लोगों को कॉमन लेने नहीं आता है। कॉमन जो लिए हैं, जो इसमें से निकाल रहे हैं उससे भाग दे दीजिए, कट जाएगा, और जो बच रहा है लिख दीजिए, बस जो भी चिन्ह है उसके साथ, और कुछ नहीं कॉमन होता है। यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, के स्क्वायर पी स्क्वायर और आर का पावर 6, इसको हम लिख लेते हैं एक बार ऐसे, के पी और उसके बाद के पी बटा आर क्यू, इसका पावर स्क्वायर हम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4 कॉस थीटा को लिख लेते हैं 3 कॉस थीटा, क्या लिख लेते हैं, 3 कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। 1 कॉस स्क्वायर थीटा और 3 कॉस स्क्वायर थीटा मिल करके 4 कॉस स्क्वायर थीटा, उसी को बस तोड़ करके लिख दिए हैं। और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, यहाँ पे देखिए ई नेट हमारा कितना आएगा, ये वर्ग है, जब भी रूट के अंदर वर्ग होता है वो बाहर निकल जाता है। 2 बार मतलब वर्ग का मतलब 2 बार गुणा, और 2 बार गुणा मतलब जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया बाहर निकल जाएगा, के पी अपन आर क्यू, ये बाहर निकल गया, के पी अपन आर क्यू ये बाहर निकल गया। रूट में क्या बचा, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये हम बताए थे इक्वल टू होता है 1, यानी कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का मान 1। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये इसका मान पूरा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसका मान 1 हो गया। बस यही है हमारा फार्मूला, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है हमारा फार्मूला, इतना ही फार्मूला है। यही फार्मूला आता है हमारा जब सॉल्व करते हैं तो, ठीक। तो ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया। अब इसमें अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति का हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं। देखिए अक्षीय स्थिति के लिए ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, किधर भी माइनस प्लस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये दूरी है, यहाँ पे पी है, पी इस द्विध्रुव के केंद्र से कितने डिग्री पे है, तो 0 डिग्री पे। थीटा का मान यहाँ पे क्या है, थीटा का मान 0 पे है। तो अक्षीय स्थिति में एक्सियस में अगर इसमें हम मान रखें तो के पी अपान में आर क्यू, और यहाँ पे रूट है, रूट में 3 और कॉस स्क्वायर और थीटा का मान कितना है, तो 0 डिग्री। कितना है, 0 डिग्री प्लस 1। देखिए कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। 1 का 3 में गुणा होगा, 3 रह जाएगा। 3 + 1 कितना होगा, तो 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं, ई ए बराबर के पी अपन
आर क्यू, और इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस 0 का मान 1, 1 का स्क्वायर 1, और 1 से गुणा 3 में 3, और 3 1 4, 3 + 1 4, तो ये रूट में 4 आ जाएगा। ई एक्स एस बराबर कितना हो जाएगा कि पी, यहाँ पे 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 निकलेगा, 2 × 2 4 होता है, जोड़ा बन जाएगा 2 का, 2 बाहर निकल जाएगा, 2 KP/RQ। देख रहे हैं ये एक्स एस भी निकल गया, यानी अक्षीय स्थिति में निकालना हो तो हमको निकल गया यहाँ पे। अगर हमको निरक्षीय स्थिति में निकालना हो तो निरक्षीय स्थिति में कैसे निकालेंगे, देखिए इसी फार्मूले को लगा करके निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस क्यू प्लस क्यू, यहाँ पे ये इसका अक्ष है, ये केंद्र है, केंद्र से यहाँ पे दूरी P है, P पे यहाँ पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। थीटा कितना यहाँ पे बन रहा है, थीटा 90 डिग्री बन रहा है, तो थीटा बराबर यहाँ पे कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। इसके अक्ष से कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। अब निकालिए जो ई निरक्षीय होगा, ई से इसको दिखा देंगे कैसे निकलेगा। तो देखिए थोड़ा लाइट भग गया है, देखिए यहाँ पे ई निरक्षीय में कैसे निकालेंगे, निरक्षीय में यहाँ पे KP/RQ यहाँ पे पहले से है, KP/RQ, थोड़ा बोर्ड बस दिख रहा है, बस उतना ही देखिए। यहाँ पे KP/RQ देखिए, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे ई निरक्षीय में क्या होगा, तो ई निरक्षीय में होगा KP/RQ, और रूट में क्या होगा 3 cos थीटा, और 3 cos थीटा cos स्क्वायर थीटा 90 डिग्री, जब cos थीटा का मान 90 डिग्री तो cos 90 का मान 0 से 3 में गुणा करेंगे 0, ये बस 1 बचेगा, और ये रूट में 1 हो गया कि नहीं। थीटा की जगह पे यहाँ पे रखेंगे 90 से cos स्क्वायर थीटा का मान 0 से 3 में गुणा 0, तो 0 + 1, रूट में क्या बचा, बस 1 बचा, 0 + 1 1 होता है, तो रूट में 1। अब 1 जो है, 1 ये रूट से बाहर भी निकल सकता है, 1 × 1 इसको लिख सकते हैं, तो ई बराबर आ जाता है KP/RQ गुणे 1 का कोई मतलब नहीं बनता है, 1 × 1 कुछ भी कर दीजिए, एक से किसी भी चीज़ में गुणा कर दीजिए, उतना ही आता है। तो ये निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला इसी फार्मूले से आ गया। कैसे निकाले हैं, तो यहाँ पे थीटा का मान बस 90 डिग्री है, थीटा का मान 90 डिग्री रखे, 90 डिग्री पे cos थीटा का मान 0 से 3 में गुणा 0, और 0 + 1 रूट से बाहर 1 आएगा तो 1 ही रह जाएगा, बस क्या बचेगा KP/RQ। तो ये निरक्षीय स्थिति में, तो ये हर एक जगह के लिए लागू होता है। जहाँ पे भी थीटा अगर 30 डिग्री होता है आप 30 डिग्री रखिए, कहीं पे भी आप इसको लगा सकते हैं। अब आता है कुछ, जैसे इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के बारे में tan थीटा का फार्मूला लगता है, लेकिन आपको उसका काम कहीं भी नहीं पड़ने वाला है, तो इसलिए उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि उसका काम आपको कहीं नहीं पड़ेगा। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप जाकर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका PDF नोट्स का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा वहाँ से आपको, लेकिन हम कहेंगे कि आप नोट्स अपने मन से तैयार कीजिए, आप अपने मन से तैयार करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।